ठीक है। ठीक है चलो, तो क्या दे रखा है आपको, C5 देख लो। C5 कौन सा उसका है, फोर्स। ठीक है, कह रहा फोर्स ऑफ, शायद ये किसके थे, हर्षल के थे, किसके थे डाउट्स, इसने भी भेजा हुआ है। ठीक है, C5 देखो, उसमें से आप फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन एक्स ऑन अ पार्टिकल पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। यार जिसने भी डाउट भेजा मेरे को, उसमें मत भेजा करो, ग्रुप में भेज दिया करो, ठीक है ना, ग्रुप में भेज दिया करो। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको, पैरेलल टू विच इज हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके दे रखा है, 1000 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ के 1 से हो जा रही है 10 हो जा रही है, व्हेन द फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो 4 मीटर चल रहा है, 4 मीटर में उसकी स्पीड इतनी हो गई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4। कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल, तो ये हो गया है आपका। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के होता है, डेल्टा के हो जाएगा हाफ एम, फाइनल कितना होता है 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डेल्टा के एम निकल जाएगा। क्या घटिया घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। गिवन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी, अच्छा ओवरकम फ्रिक्शन, अच्छा 10 न्यूटन का ना, तो 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा 10 न्यूटन का, तो माइनस 10 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया ये 990 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन अपॉन ये आपका 100 माइनस 1 99, ये मास आ जाएगा आपका 10 4 दुनिया 80 kg। कह रहा है 10 न्यूटन का फोर्स गिवन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू फॉर ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो 10 तो वहां से ये पता चल गया, कम से कम फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 10 तो लग ही रहा है ना, जो एफ एस मैक्स था वो 10 था आपका। अब और कुछ बातें नहीं कर रखी हैं, तो एफ एस मैक्स को ही हम एफ के लेके चल लेंगे। तो फ्रिक्शन भी लग रहा है यहाँ पर, खाली यही 1000 न्यूटन का फोर्स नहीं है, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के होता है। यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। अरे आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, क्या है, अपने क्वेश्चन को दोबारा नहीं करते हो क्या तुम लोग हैं? अब यहाँ तक नहीं पहुंच सर, गए, अब तो कुछ। ये आया था लेकिन मैंने ये सिर्फ काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ लगा के किया, मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं आ रहा था। अरे यार, करो करो करो। और भी किसने कुछ भेजा है क्या? वही हो तो, चलो देखो, इसके बाद C5 के बाद A5 देखो, A5 भी है कोई। A block of mass 20 kg is slowly slid upon a area by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance 4 meter. Slid up, इसमें इंक्लाइन देखो, स्लोली कर रहा है काम, यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, दो जने फोर्स लगा रहे हैं, एक आप लगा रहे हो, ये कौन लग रहा है, ये इंसान लगा रहा है एफ एम, और एक लग रहा होगा यहाँ को एम जी का साइन थीटा। सर कितना सिर्फ ट्रेवल दो करा दे, पार्ट। पैरेलल टू द इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखो कोई मैटर नहीं करेगा, कोई मैटर नहीं करेगा, अगर एफ एम आपका हॉरिजॉन्टल में ही लग रहा है तो ड्राइविंग फोर्सेस। दूसरे केस में अगर आप एफ एम को ऐसे भी लगाते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो एफ एम क्या होगा, एफ एम इसका एक कंपोनेंट, एफ एम का एक कंपोनेंट ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, एफ एम का एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ एम का कॉस साइन थीटा, और इधर को आ जाएगा एफ एम का कॉस थीटा, तो एफ एम का कॉस थीटा काम करेगा। और वैसे भी छोड़ो ना, आपके दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, जब भी ऐसे स्लो, जब भी मैंने आपसे कह रखा है स्लोली वाला शब्द होता है, वर्क एनर्जी से चला करो, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो वर्क डन बाय आप ये एफ एफ
प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, दो ही तो फोर्स काम कर रहे होंगे, डेल्टा के हो जाता है। स्लोली वाला शब्द जब भी आता है तो डेल्टा के जीरो हो जाता है। ग्रेविटी का वर्क डन लिखो तो वर्क डन बाय एफ नेगेटिव ऑफ ये हो जाएगा। ग्रेविटी का वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू 4, है ना। एम जी का साइन थीटा लगेगा और 4 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू डेल्टा के हो जाएगा जीरो। बस यहां से ही हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है जब पूछता है फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जितना काम कर रही है उसके अगेंस्ट इतना काम हो गया आपका, सही है। वर्क डन अगेंस्ट समथिंग जब भी पूछता है तो पहले तो उस फोर्स का वर्क डन निकालो। जैसे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछ रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन निकालो, उसमें माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। ये सिनेरियो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका समझ में आ गया ना। हाँ सर। ठीक। उसके बाद आपका क्या है, सी एट में क्या कह रहा है, सी एट में आपसे कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग एट अ स्पीड v compresses a spring through a distance before its speed becomes 1/4, find the spring constant of the spring। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, सर हम्म A5 वाला फिर से बताइए ना। किसने कहा था टाइम पे मत आओ, रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो देखो, सी एट पर a block of mass m moving with a speed v compresses a spring through a distance x before its spring becomes इतना। तो देखो क्या हो रहा है, कोई स्प्रिंग रही होगी, स्प्रिंग रही होगी ये करके, ये आ रहा था v से आ रहा था, इसको कंप्रेस कर लेता है कितने से, x से कंप्रेस कर रहा है। जब x से कंप्रेस करेगा स्पीड हो गई v/4। तो फ्रिक्शन से कुछ है नहीं और रास्ते में, तो खाली ये ग्रेविटेशन का ही काम, सॉरी स्प्रिंग काम करेगी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, ग्रेविटी कोई काम नहीं करेगी, नॉर्मल कोई काम नहीं करेगा इस केस में। तो ये आपका डेल्टा के बन जाएगा। स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, बताया था। नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस करो या एक्स बाहर को करो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वाली पोजीशन से वापस आएगा तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इज इक्वल टू डेल्टा के हो जाएगा हाफ एम v/4 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v स्क्वायर। अबे कौन सा जमाने के रखे हुए हैं डाउट ये, इससे तो काफी अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। कंप्रेस करेगा तो सर प्लस हाफ आएगा। किसका वर्क डन लिख रहा हूँ, स्प्रिंग का वर्क डन। तो कंप्रेस करो, फोर्स कहाँ को लग रहा है स्प्रिंग का, स्प्रिंग का बाहर। फोर्स कहाँ को लग रहा है, बाहर को। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हो रहा है डब्बे का, अंदर। अब कंप्रेस करो या इलोंगेट करो नेचुरल लेंथ से तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर ही करेगा काम धाम, ठीक है। कॉपी को रिवाइज करो सही से जरा भाई, हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, B4 लिखो। B4 देखो B4 में क्या होगा, B4 वाले में क्या कह रहा है आपसे, अ चेन ऑफ लेंथ L एंड मास इज स्लोली पुल्ड अप एट अ कांस्टेंट स्पीड ओवर द एज ऑफ अ पुल्ड अप at constant speed up over the edge of the table by a force parallel to the surface। सर इसमें चेन को ग्राउंड से ऊपर खींचा है या वही पहले से अंग्रेजी खड़ा समझ है? में नहीं आ रही, रुक जाओ assume there is no friction slowly pulled
अरे वो अंग्रेजी यार, बड़ी अजीब से अंग्रेजी लिख रखी है इसने। चलो, अब जो इंटरप्रेट हो रहा है फिर उसका ऐसे कर सकते हो आप, ये करवाना चाह रहा होगा, यहाँ पर चेन पड़ी हुई है, इसको स्लोली पुल अप कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, एक एंड को पकड़ के स्लोली कांस्टेंट स्पीड से पुल अप कर रहा है, ताकि सच दैट ऐसा बन जाए, चेन ऐसी हो जाए। तो भाई ग्रेविटी का वर्क डन लिख लो, है ना। कौन कौन काम करेगा, एक आप काम करोगे, ये कह रहे कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स, यानी आप जो काम कर रहे हो एफ फोर्स प्लस एक ग्रेविटी काम कर रही होगी, इज इक्वल टू डेल्टा के, फ्रिक्शन कोई काम नहीं कर रहा, ऐसे कर रहा होगा ना, ऐसे उठा रहा होगा, तो थोड़ा बहुत ऐसे भी अगर स्लाइड हो रहा होगा तो फ्रिक्शन का रोल आता, लेकिन फ्रिक्शन है ही नहीं। तो ये हो गया, डेल्टा के जीरो हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, ठीक है ना। डेल्टा के आपका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है। ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा आपका माइनस का एम जी एच, यहां से यहां पहुंच गया है, तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में कितने का काम कर रखा है, L/2 का, तो L/2 आ जाएगा। बाकी वो लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, अटपटी लैंग्वेज दिखा रहा है उसमें, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर हो नहीं रहा, लेकिन वो ये करवाना चाह रहा होगा, यहाँ कहीं एच पर, एच से ऊपर को पुल अप कर रहा हो, ठीक है, ताकि उसका बॉटम एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के लेवल तक आ जाए, तो ऐसा करके कुछ बोलना चाहिए था उसको, ठीक है। लैंग्वेज ही है उसकी, थोड़ी सी अजीब सी अटपटी सी लैंग्वेज है उसकी, और तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आपका है ये वाला, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन। देख लो भाई इसमें क्वेश्चन नंबर C9 देखो, अबे बाद में मत कहना शीट में डिस्कस नहीं हुई है, आ जाए करो, कोई एक बंदा अपना डाउट बता रहा होता है उसमें सीख लिया करो, और बाकी अपना ही भेज दिया करो। एक्सरसाइज 1 हो गई तुम लोगों की, वर्क एनर्जी की, थोड़ा बहुत ही बचा। फिर से बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना, अभी कर लो प्रैक्टिस, अलोन क्लास है, नहीं तो अगले साल लास्ट में ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जो कंपटीशन का करना चाहते हैं अलोन क्लास में इतनी मेहनत कर लो, स्पेशली फिजिक्स में तो इंग्लिश चाहिए डेली के 2 से 2.5 घंटा, 2 घंटा तो चाहिए मिनिमम फिजिक्स को, 2-2.5 घंटा, 2 घंटा 2.5 घंटा करोगे यहाँ से तब जाके कुछ काम बनेगा। वैसे एक तो लेट ज्वाइन कर रखो सबके सब। देखो स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड, द सिस्टम इज रिलीज अज्यूमिंग दैट नो फ्रिक्शन, मैक्सिमम एलोंगेशन। भाई मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, अगर ये यहाँ से x नीचे जाता है, तो सारा का सारा खिंचाव इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पर कौन कौन काम करेगा, एक काम कर लो, देखो इवेंचुअली इसको पकड़ के सीधा सीधा कर लो, सीधा कर लो, ये सेम ही है, सेम है, सेम है, इसमें भी टी आएगा, यानी बेसिकली इसमें जो फोर्स आ रहा है वो के एक्स ही तो रहेगा, है ना। अगर मैं ऐसे करके भी करता हूँ इसको, सिंपल ऐसे देखो, ऐसे अटैच करूंगा, इस पर टेंशन लगाऊंगा, वही टेंशन, अब ये तो पॉइंट मास है के एक्स और टी तो बराबर होते हैं, तो बेसिकली इस पर के एक्स ही काम कर रहा है, डायरेक्टली स्प्रिंग काम कर रही है, ठीक है। जब भी ऐसे स्प्रिंग लगाया, नीचे रस्सी है, यहाँ पर डब्बा है, तो डब्बे पर टेंशन लग रही है, ऑल दो वो टेंशन के एक्स के बराबर ही रहेगी, ठीक है ना। इस पॉइंट का अगर इक्विलिब्रियम देखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो हमारा मासलेस होता ही है, तो इस पर नेट फोर्सेस बैलेंस होने जरूरी पड़ेंगे, तो के एक्स ऊपर गया, टेंशन नीचे गई, तो बैलेंस होना है, तो टी के एक्स के बराबर हो गया। तो एक्चुअली में इस पर आप बोल सकते हो, इस पर टी ना काम करते हुए इस पर डायरेक्ट के एक्स काम कर रहा है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट के एक्स काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को मेरे को दोबारा वो करवाना, आज मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाद मेरे को दोबारा करवा देना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बाद दोबारा करेंगे हम। तो भाई इस पर कौन कौन काम कर दिया, इस पर काम किया है mgx, यहाँ से रिलीज कर रखा है,
स्प्रिंग का काम हुआ होगा, देखो अगर ये x नीचे आया तो स्प्रिंग में खिंचाव x का आया होगा, और कहीं तो खिंचाव जाने से रहा, ये भी टाइट है ये भी टाइट है, ठीक है, इसमें जितना नीचे आएगा उतना ही ये खींचेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट लगाओगे तो यही पता चलेगा आपको। तो स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा -12kx² इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए फाइनली 0, इनिशियली रेस्ट से छोड़ा था। मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा, तब यहाँ से छोड़ा हुआ है स्पीड गेन करेगा, फिर स्लो डाउन होगा। ये मैंने कराया था आपको, मैंने सिंपल वाला कराया था, ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है घुमा रहा है वो, करवाया था वाला क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला, यस सर। वही क्वेश्चन है बस, ये खाली घुमा रहा है वो 2-3 लगा के, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी फिर से 2mg/k। अच्छा 2m मास है क्या, तो ये हाँ हो सर। जाएगा उसको 4mg/k हो जाएगा फिर। The heavier block in the has twice the mass of इतना टेंशन the देखो फिर एक ये है क्वेश्चन D4। D4 देख लो, D4 में क्या कह रहा है, एटवुड मशीन आपको पता है ना, एटवुड मशीन क्या होता है, वही पुली है, दोनों एक साइड ये वाला डब्बा एक साइड ये वाला डब्बा, M1 M2। तो कह रहा है भाई एक मास को अगर M मान लो, 2m हो जाएगा, एक का मास दुगना है D4 में। कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन द डिक्रीज इन द आफ्टर 1 सेकंड। तो अगर आप टेंशन की बात करोगे, याद है इसमें डायरेक्ट मैंने कहा था, याद रख लेना इसको, M2 M1 M2 G/M1 + M2, ये हो जाता है आपका। कर लोगे सॉल्व, अब ये तो यार न्यूटन लॉ में बहुत बार करा चुका हूँ। टेंशन का रिजल्ट ये निकल के आता है आपका, ठीक है, टेंशन इतनी निकल के आती है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4mg/3, इसकी वैल्यू 16 दे रखी है, चलो ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना आता है, एक्सेलेरेशन आता है 2m m2 - m1/m1 + m2 × g आता है, तो ये कितना आ जाएगा g/3 आ जाएगा एक्सेलेरेशन। तो टेंशन क्यों दे रखा है, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, एक्सेलेरेशन g/3 आएगा। अच्छा 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, रेस्ट से अगर 1 सेकंड बाद छोड़ोगे, तो रेस्ट से छोड़ोगे तो 0 + ½ AT², ये ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, किसी भी एक के लिए लगा लो, किसी भी एक के लिए लगा लो, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना, ½ AT²। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर को होगा, इसका नीचे को होगा, बाकी होगा इतना ही, किसी एक के लिए देख लो, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, g/6 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब वर्क एनर्जी की बात है, ये s नीचे आ रखा है, s ऊपर जा रखा है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है ना। तो देखो इसमें कितने की पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई होगी, डिक्रीज बोलना चाह रहा ना, ठीक है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख सकते हो भाई, इसमें आई होगी 2mgs, इतने की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रखी है, लेकिन इसकी बढ़ रखी है, तो इसमें माइनस का mgs लिख देना, ये कम हो रखी है ये बड़ी है, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट इतने का आया होगा। सिस्टम की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, अगर इसकी बोलूंगा तो खाली पहला वाला टर्म, इसकी बोलूंगा तो डिक्रीज नहीं है इंक्रीज है, इंक्रीज है इतने का। और सही बात भी है भैया, इन पर स्पीड स्पीड आ चुकी होगी, स्पीड आई कहाँ से है, क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल देख रहे हो आप, ओवरऑल आपका पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी ही इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रखी है, ठीक है। अब mg की वैल्यू यहाँ से देखो, mg की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, mg हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा, mg की वैल्यू 12 आ रही है, तो 12 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है g/6, तो 2g हो जाएगा, 20 आ जाएगा आपका, तो 20 की कमी आ चुकी होगी, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। देख लो भाई कोई डाउट आउट है तो। हम्म,
चलो भाई इसके आगे स्टार्ट करते हैं अपना। कहाँ से कहाँ तक हो गया था हमारा? मैंने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली थी क्या? ग्रेविटी की तो लिख ली थी हमने। ग्रेविटी का हो गया था, स्प्रिंग का बचा था। रॉड का हो गया। रॉड और हो गया था ना। हम्म, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ। देखो एक क्वेश्चन आता है फिर, ये है फाइंड वर्क डन इन हैंगिंग द बॉटम मोस्ट पॉइंट B to the nail at A. Find work done in slowly hanging. Slowly लिख लेना है एक शब्द, ठीक है? स्लोली 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 लिख लेना इन हैंगिंग ये, ठीक है? डायग्राम आपको ये दे रखा है, ये है, ये चेन है, ये यहाँ पर हिंज हो रखी है, ये एंड ए है, इसका मास m है, लेंथ l है, ये पॉइंट है B। इसको स्लोली ऐसे करके हैंग करना है, ठीक है ना? इसको स्लोली यहां से उठा के यहाँ पर हैंग करवाना है। तो भाई कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लो कौन कौन काम करेगा इसमें? यहां से यहां हैंग कर रहा हूं, कौन कौन काम करेगा है? पहले बात तो किसका वर्क डन पूछ रहा है? ये वर्क डन पूछ रहा है हमारा, हमें कितना काम करना पड़ेगा। अगर वो ग्रेविटी का वर्क डन लिखवाना चाहता तो स्पेसिफाई करता, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द बॉटम एंड इज हैंग्ड टू द पॉइंट ए, बी पॉइंट इज हैंग्ड टू द पॉइंट ए। तो ऐसा करवाता आपसे, तो ये सिनेरियो बनता। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? इसमें क्या होगा? वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के, इज इक्वल टू डेल्टा के। स्लोली, स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना? तो मैंने एक चीज बताई थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी का कितना हो जाता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कितना हो जाता है? माइनस का डेल्टा यू, है? बताया था क्या? अरे बातें करी थी हमने लास्ट लेक्चर में ही। डेल्टा यू बन जाएगा आपका, ठीक है? चाहते तो आप ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेविटी का वर्क डन लिखो, यहाँ पर पुट करो, हो जाएगा। लेकिन अब देखो कैसे कैसे होता है। ग्रेविटी वर्क डन बाय कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है। आपके लिए दो ही है बस अभी तक, ठीक है? बाकी आगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह पढ़ोगे, तो आपके लिए ग्रेविटी है और स्प्रिंग है। तो ग्रेविटी का वर्क डन आप लिख सकते हो माइनस का डेल्टा यू। इन जनरल आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखते हो माइनस का डेल्टा यू, ठीक है? तो डेल्टा यू आ जाएगा। अब डेल्टा यू कैसे करोगे, ठीक है? तो डेल्टा यू करने के लिए क्या करो, ये चेन दे रखी है आपको, एल लेंथ की चेन है। पहले सेंटर मास यहाँ कहीं रहा होगा, जब इसको हैंग कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा, ऐसे करके हैंग हो जाएगी। अगर ऐसे करके हैंग हो जाएगी तो इसके, इसका यहाँ गया, इसका यहाँ गया, ये हो जाएगी आपकी m/2 की, ये भी हो जाएगी m/2 की, ठीक है? अब डेल्टा यू निकालना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, डिपेंड करता है कहां पर रेफरेंस माना हुआ है आपने। मैं तो कर रहा हूं यहीं पर रेफरेंस मान लो, इसी को रेफरेंस मान लो, रेफरेंस। यहां पर u को 0 मान लो।
अगर यहाँ पर रेफरेंस मान लिया आपने तो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। बॉटम पर रेफरेंस मानोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg/L/2, ठीक है, ये हो जाएगा। फाइनली कितना लिखोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, m/2 g/L/4, m/2 इंटू जी इंटू L/4 इसका आया, प्लस m/2 g/L/4। समझ में आ गई बात कैसे लिख रखा है, ठीक है। अब डेल्टा यू निकाल दो यहाँ से, ये है सर यू फाइनल का होता है। यू फाइनल का ये हो जाएगा ना, ये अब ऐसे करके हो गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लोगे इसका, यहाँ और यहाँ होगा ना। अब इसके दो टुकड़े की तरह देखोगे ना इसको, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास या तो कंबाइन भी कर लो तो यहाँ पर आएगा ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस L/4 होगा कि नहीं होगा, टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ L है, यही है। इसको अब हाँ ड्राइंग बनाऊंगा मैं, खाली मैंने लाइन से बता दिया इसको। ये लेंथ आपकी पूरी ये शुरू में थी, ये इनिशियल है, इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन है, हाँ सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m/2 g इंटू एच, m/2 g इंटू एच, तो यहाँ से कितना हो जाएगा mg/L/4 आ जाएगा। तो डेल्टा यू जब करोगे, डेल्टा यू आपका कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल mg/L/4, ये आ जाएगा। ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आपको कितना काम करना पड़ेगा, तो जब भी एक्सटर्नल एजेंट या फिर आपसे काम करवाता है तो स्लोली शब्द देगा, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, माइनस का mg/4। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो बाय डेफिनेशन माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो बाय डेफिनेशन माइनस डेल्टा यू होता है। ये हो जाता है, तो उसके लिए स्लोली बोलने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता, इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा होता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सीधे सीधे आपका माइनस का डेल्टा यू होता है, या माइनस का mg/L/4 आ जाता। इसके लिए वर्क एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए वर्क एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता सिनेरियो, लिख लो। अब इसका अगला पार्ट बना लेना, ये मिडिल पॉइंट को हैंग करने के लिए सब कुछ सेम है। फाइंड वर्क डन इन स्लोली हैंगिंग C/A लिख देना बस, सिंपल। फाइंड, अगर ये समझ में आ गया है, डेल्टा यू लिखना आ गया, यू को कहीं भी एक जगह रेफरेंस मान लो, आप चाहते तो ऊपर मान सकते हो रेफरेंस यू को 0, तो इसका होता माइनस mg/L/2। अगर यहाँ 0 मान लिया तो यहाँ का हो जाएगा माइनस mg/2। यहाँ 0 माना तो समझ गया ना, माइनस का आता फिर नीचे को, तो रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन स्लोली हैंगिंग, इन स्लोली हैंगिंग C/A। सी को ए हैंग, सी को ए पे हैंग करवाना है, सेम ही वो है क्वेश्चन, सी को ए पे हैंग करवाना है। अगर ये समझ में आ गया तो ये करो, और आप पर हैं 5 मिनट, करो इसको तसल्ली से, आराम से दिमाग लगाना, ठीक है। कोई बहुत जादू नहीं हो रहा है, जैसे ये कर रखा है वैसे ही करना है, बस डायग्राम एकदम सही से बनाना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा।
क्या हुआ भाई, आ गया? शायद यही आएगा। देखो अब इसमें क्या होगा, शुरू में ये पोजीशन थी, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। मिड इसको हैंग करोगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये आएगा। तो ध्यान दो, इस पॉइंट को उठा के यहाँ हैंग कर रहे हो। आधे लोगों ने तो शेप ही नहीं बना पाए होगा सही से। जो शेप नहीं बना पाए भाई, विजुअलाइजेशन की अभी थोड़ी कमी है, ठीक है ना। तो ऐसा शेप बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मिड पॉइंट को हैंग कर रहे हो तो पहले तो यहाँ का यू शेप आएगा, बाकी ये वाला ऐसे ही टंगा रहेगा। अब लिखना सब कुछ सही से है। अब पोटेंशियल जहां पर जीरो मानते हो आपकी मर्जी है, चलो मान लो यहीं पर जीरो मान ली। इसका एक तो फायदा हो जाएगा कि भाई इनिशियल तो खत्म हो गया हमारा, इनिशियल तो जीरो हो गई, इनिशियल वाली तो जीरो हो गई। अब फाइनल लिखनी है, फाइनल थोड़ा सोच समझ के लिखना। जब आप फाइनल लिखने जाओगे, ये टुकड़ा होगा m/4 का, ये वाला टुकड़ा m/4 का है, तो m/4 g, इसका सेंटर मास यहां होगा बीचों बीच। क्या इसके सेंटर मास के डिस्टेंस निकाल सकते हो? ये टोटल अपने आप में l/4 है, तो ये वाला होगा l/8, होगा कि नहीं होगा? हमें तो यहां से डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस आपकी बन जाएगी l/2 माइनस l/8, तो 3l/8 आ जाएगा ये। तो mg इंटू 3l/8, आधे लोग तो यहीं पर खत्म हो गए होंगे, ठीक है, आधे तो डायग्राम पर ही खत्म हो गए होंगे, डायग्राम ही गलत बना दिया होगा। इंटू 2 कर लेना, इंटू 2 कर लेना, प्लस प्लस इसका कितना हो जाएगा, m/2 g इंटू l/4। ऐसे दो पीसेस थे m/4 वाले, m/4 g इंटू h लिखना था। इसके लिए l/8 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका l/2 माइनस l/8, तो ये सिनेरियो बन जाएगा आपका। mgl बाहर ले लो, यहां से कितना हो जाएगा देखो, 3/16 प्लस 1/8, तो 5/16 आ जाएगा mgl। इसने कहाँ कहाँ गड़बड़ कर ली समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रखी है, हैं? ये l/4 का ही बनता, ठीक है ना। l/2 है तो ये l/4 बनेंगे। l/4 के मिड पॉइंट पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा मतलब यहाँ से l/8 है, तो यहाँ से डिस्टेंस लिखना l/2 माइनस, आप l/2 माइनस l/8 लिख सकते हो। तो l/8 लिखा, ये यहाँ से 4, हाँ ठीक है, 3l/8 आ जाएगा। तो m/4 g इंटू एच, और ऐसे दो पार्ट हैं, एक और दो। इसकी तो कहानी आसान है, इसकी तो कहानी आसान है फिर भी, तो ये सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन जब आप लिखोगे तो डेल्टा यू हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये आपका डेल्टा यू बन जाएगा। ये आपका आ जाना है 5/18 mgl माइनस 0, इतना आ जाएगा। हाँ भाई, 3/16 वालों करवा ली बेइज्जती, दो लोगों का 3/16 आ रहा था, ठीक है। 12, ओके। कौन है कलाकार? ठीक है, ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एक मिनट। हम्म। ठीक है, चलो देखो इसका अगला जो आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये लिखवा दिया था क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखो होता क्या है, स्प्रिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव होता है नेचर में। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं नेचुरल लेंथ से इसको खींचता हूं, ये है आपकी यहां पर, यहां से एक्स खींच दिया आपने, ठीक है, ये यहां पर नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ, यहां पर यू नॉट मान लो, यहां पर यू मान लो, तो कितना हो जाएगा भाई वर्क डन बाय स्प्रिंग, कितना हो जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, डेल्टा यू हो जाएगा माइनस का डेल्टा यू करोगे तो यू माइनस यू नॉट, ये बन जाएगा आपका। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जनरली हम यू नॉट को यू नॉट इज इक्वल टू जीरो एज्यूम्ड, हम जीरो मान लेते हैं, हम मानते हैं नेचुरल स्टेट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो तब जाके आप लिख पाते हो कि भाई हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो चाहे कंप्रेस भी करो, इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन, अच्छा ये मैटर नहीं करेगा, फिर यहां से वापस लेके आ रहे हो, क्योंकि यहां से वापस लेके आओगे आंसर वही आएगा आपका, यू नॉट को जीरो मानोगे तो यू फिर से हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होती है, पोजीशन पर डिपेंड करती है, उसको पाथ वाथ से थोड़ा ना मतलब होता है। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर mgh है, अब आप ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, कुछ भी कैसे भी करो, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। इवन इन केस ऑफ कंप्रेशन, ये यहाँ से आपका नेचुरल स्टेट पर नेचुरल स्टेट है, यहां से आपने इसको x कंप्रेस कर दिया, मान लो यहाँ पर u नॉट थी, यहाँ पर u हो गई है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग आपका फिर से माइनस का डेल्टा यू। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके लिए कहानी वैलिड होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू, ठीक है ना, ये रहती है आपकी। स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा, स्प्रिंग का वर्क डन देखो, कंप्रेस कर रहे हो, स्प्रिंग का फोर्स बाहर को लगा होगा, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू नॉट कितना हो जाएगा, यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर से इसको हम जीरो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसको जीरो, नेचुरल लेंथ पर हम, तो यू आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या आया, आज आपका एक्स कंप्रेस्ड हो या इलोंगेटेड हो, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है। आपका एक्स कंप्रेस्ड हो या इलोंगेटेड हो, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्प्रिंग की वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है,
प्रोवाइडेड नेचुरल लेंथ पे आपने 0 माना है, और जो कि होता है, जो कि आप सारे क्वेश्चन में मानते हो, अंटिल कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन बन गया जो कहता है भाई मीन पोजीशन पर, सॉरी नेचुरल लेंथ पर, नेचुरल स्टेट पर हमने मान ली 20 जूल, क्या यहाँ पर 20 मान ली, अभी हमने क्या मान रखी 0, 0 के हिसाब से यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ 0 है तो यहाँ हाफ के एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ 20 मान लोगे पहले से तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 20 हो जाएगा ना, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 20 आ जाएगा, यानी ये सिनेरियो बन जाएगा ना, वो भी ऐड हो जाएगा। सर बट 0 क्यों मानते हैं? रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो, जैसे आप अपने लिए क्या लेते हो, अपने रेगुलर प्रॉब्लम के लिए ग्राउंड पर 0 मान लेते हो, ऊपर जाके एमजीएच बना लेते हो, तो डिफरेंस होता है वैसे एक्चुअल में एमजीएच, जैसे यहाँ पर भी हाफ के एक्स स्क्वायर आ रखा है, डिफरेंस है दोनों के बीच का, लेकिन आप रेफरेंस कहीं ना कहीं मान लेते हो, ठीक है, यस यहाँ सर, 0 ओके। मानते हो तो यहाँ एमजीएच कर लेते हो आप, तो इसमें नेचुरल स्टेट ही रहती है सबसे, जो कि कॉमन स्टेट है, ठीक है ना। लिख लो, इसको लिख लो, फिर अगर ऐसा ही अगर आपको आ गया समझ में तो फाइंड, आपसे आएगा क्वेश्चन आ रहा है आप पर, फाइंड वर्क डन इन स्लोली एक्सटेंडिंग स्प्रिंग, इसका के रेट था आपको 100 न्यूटन पर मीटर, from x is equal to 5 सेंटीमीटर to x is equal to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन को मार्क करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर में ही आपका तीन बार आ चुका है, 3-4 बार। 100 न्यूटन पर मीटर है, कह रहा है उसको 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक करने में कितना रहेगा। देखो भाई, आप लोग इतनी मेहनत करते नहीं हो, तो कम से कम कॉपी को ही रिवाइज कर लेना, कॉपी में काफी कंटेंट है आपका, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लिखवा रखे हैं, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है कम से कम वो तो ना छूटे, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता है वो, कॉपी तो रिवाइज करते रहे कम से कम। करें यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर किसका वर्कडन पूछ रहा हो, फिर से एक्सटर्नल एजेंट का वर्कडन पूछ रहा होता है।
हो गया क्या? देखते हैं, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। कितना हो जाएगा भाई? वर्क डन इन स्लोली एक्सटेंडिंग, वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन एक एफ फोर्स का होगा प्लस वर्क डन स्प्रिंग का होगा इज इक्वल टू डेल्टा के। तो भाई स्प्रिंग का डेल्टा के स्लोली प्रोसेस है तो 0, स्प्रिंग का तो हो जाएगा आपका माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा यू, ये डेल्टा यू बनेगा, फाइनली कितनी हो गई है? हाफ के 15 का स्क्वायर, 15 को कन्वर्ट कर लो तो 0.15 का स्क्वायर माइनस हाफ के 0.05 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। अगर चलो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। हाफ के बाहर आ गया, हाफ इंटू 100 बाहर आ गया है, अंदर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0.0225, 25 माइनस 0.0025, तो कितना हो गया? हाफ 100 को भी ले जाना अंदर, ये कितना बनेगा? 0.02 बन जाएगा, है ना, इंटू 100, ये आ जाएगा आपका। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? ठीक है ना, 1 जूल आएगा। कर दी बेवकूफी विष्णु, क्या बताया था वहां पर? सीधे 15 माइनस 10, 15 माइनस 5 डाल दिया क्या एक्स में? हैं? फिर से वही बात है भैया, ये हाफ के एक्स स्क्वायर कहाँ से आता है? इसमें मैंने ना कर, हैं? किसने भेजा था अभी आंसर? 0.5 जूल। 0.5 जूल, हाँ। मैं तो कोई मिस्टेक नहीं कर रखी है। हाफ के, ठीक है ना, 0.05, तो 1 जूल आ जाएगा आपका। अच्छा, अगर मैं से पूछता वो, बताओ भाई कि स्प्रिंग का कितना वर्क डन है? स्प्रिंग का वर्क डन तो मैंने करना सिखा रखा है आपको, लेकिन अब आप इस एंगल से भी सोच सकते हो कि भाई वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर निकालना होता तो सीधा सीधा माइनस डेल्टा यू कर सकते थे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, और हर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये रिलेशन वैलिड होता है। हर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये रिलेशन वैलिड होता है आपका। ठीक है, इसके लिए स्प्रिंग के लिए यही आता है क्वेश्चन सबसे कॉमन। नेक्स्ट, अगला क्या है इसमें? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा। चलो हेडिंग डाल लो, कंजर्वेटिव फोर्सेस, हेडिंग डाल लो कंजर्वेटिव फोर्सेस। थोड़ा सा थ्योरी के लिए लिख लो इसमें, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हेडिंग डाल लो, इसमें लिख लो, लिख लो, इसमें लिख लो। A force is said to be, a force is said to be conservative. A force is said to be conservative is said to be conservative if work done by or against the force,
if work done by or against the force in moving a body if work done by or against the force in moving a body depends only on initial and final positions of the body. If work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body and not on the nature of path followed not on the nature of path followed between the initial and final positions यानी कहने का मतलब क्या है इसका, आप यहां से यहां लेके जा रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलोगे, यहां से यहां ले जाने में, ऊपर ले जाने में तो माइनस का mgh। अब आप चाहे तो ऐसे घुमा के लेके जाओ तो भी माइनस का mgh, आप चाहे यहां से पहले नीचे लेके जाओ फिर ऊपर लेके जाओ फिर वहां पर लेके आओगे सेम पोजीशन पर फिर से माइनस का mgh। तो मैटर नहीं कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, मैटर नहीं कर रहा कि कौन से रास्ते से लेके आ रहे हो। ऐसे फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, जिनको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, रास्ते से मतलब नहीं कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो आप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के ब्रैकेट में लिख लेना इन सर्टेन केसेस ओनली। किस केसेस में है, और जब 12th में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा आपको, तो वहां पर बता दिया जाएगा। बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, अगर दो पोल्स के बीच की बात करेंगे तब हम कंजर्वेटिव मानते हैं, हमेशा नहीं मानते। सोलेनॉइड का नहीं मानते हैं हम, और भी बाकी जो केसेस होते हैं, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड को हम कंजर्वेटिव नहीं मानते। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टीज में लिख लो। प्रॉपर्टीज में लिख लो, एक तो डेफिनेशन ही हो गई है, दूसरा लिख लो वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। प्रॉपर्टीज में लिख लो, पहला ये लिख लो, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स in a round trip is zero. ऑब्वियस सी बात है, राउंड ट्रिप में मतलब यहां से मैं घूम के गया, इधर उधर कहीं भी घूम के गया, फाइनली वहीं पर आ गया, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई ना। ठीक है, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, तो राउंड ट्रिप का मतलब ये हो गया, घूम फिर के उसी पोजीशन पर आ गए तो कोई वर्क डन रहेगा ही नहीं आपका, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी चीज है, अगला पॉइंट लिख लो, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहां से यहां जाने में माइनस mgh कर रहा है तो वापस इधर आएगा तो mgh उतना ही वर्क डन रिकवर हो जाएगा। ठीक है, यानी
ये वाला आपने यहाँ से कोई पार्टिकल को कोई वेलोसिटी से फेंका। अरे यार माइक को ऑफ कर लो, कौन कलाकार है यार ये माइक वाला। सर्वेश, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। हाँ, यहाँ से फेंका आपने कुछ काइनेटिक एनर्जी देके, वो एनर्जी कहाँ चले गई? वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। फिर वही पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का जो शब्द आता है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आता है। एक पॉइंट अगला लिख लो इसमें, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी exists only for conservative forces. The concept of potential energy exists only for conservative forces. ठीक है। फिर ये फिर अगला लिख लो, conservative forces are central in nature. Conservative forces are central in nature. Conservative forces are central in nature. Central in nature का क्या मतलब हुआ? Central in nature का देखो ये मतलब होता है line joining the centers. अगर मैं, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर कहीं सैटेलाइट भी है अगर मान लो, तो ग्रेविटेशन का आपने थोड़ा बहुत फोर्स तो पढ़ा ही होगा, Gm1m2/r²। तो ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स है, इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इस पर ऐसे लगेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स एंगल पर थोड़ा ना लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये ऐसे लगता है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर के लॉन्ग लगता है हमेशा। खाली ग्रेविटेशन की बात नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस में भी यही बात होती है। अगर आपके दो स्फीयर हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इस पर धक्का इधर को लगेगा, इस पर धक्का ऐसे लगेगा। ऐसा नहीं होगा इस पर फोर्स ऐसा लग रहा है, इसके कारण इस पर फोर्स इधर को नहीं आएगा, लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही लगता है। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस इन विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडी। लिख लो, उसको लिखना है तो सेंट्रल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस which act along the line joining the bodies, are those forces which act along the line joining the bodies। ये हो जाता है आपका। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। बाकी थोड़ा और पढ़ना होगा इसके लिए, तो आप मॉड्यूल से पढ़ लेना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगे, इसके अपोजिट। फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल हो गया, ये सब आपके नॉन कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। फ्रिक्शन का थोड़ा ना वर्क डन रिकवर कर लोगे। एक बार यहाँ से यहाँ गया, फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन किया, फिर यहाँ से वापस लेके आओगे, फिर से नेगेटिव वर्क डन कर देगा। रिकवरी थोड़ा ना हो रही है। अब इसकी बात करोगे, ऊपर गया तो -mgh, नीचे आया तो +mgh, खत्म बात, कर दिया जीरो राउंड ट्रिप में, तो रिकवरी हो गई। अब यहाँ से घिसकते हुए यहाँ को जाओगे, फ्रिक्शन उल्टा वर्क डन करेगा। उल्टा मतलब फ्रिक्शन पीछे को लगा, डिस्प्लेसमेंट आगे को, तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहाँ से वापस उसी पोजीशन पे लेके आओगे, फिर से फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो हर पॉइंट फिर से नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो ओवरऑल वर्क डन तो नेगेटिव निकल के आ गया आपका। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव। यही चीज अगर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। अच्छा, बात आई स्प्रिंग की। स्प्रिंग मीन नेचुरल लेंथ से इधर ले गए तो -12 kx² हो जाता है, फिर वापस आएगा तो +12 kx² हो जाएगा, रिकवरी हो गई पूरी की पूरी। तो ये सब हो जाती हैं बातें।
ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आपका रहता है, इस पर आपको दिए होंगे ये रास्ते, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा और ये दे रखा होगा। कहेगा ये 3 रास्तों से जाने का वर्क डन, अगर ए से बी जाने का वर्क डन, इसमें भी 60 जूल है, इसमें भी 60 जूल है, इसमें भी 60 जूल है। वर्क डन बाय अ फोर्स अलोंग 3 पाथ, वर्क डन बाय अ फोर्स along 3 paths from A to B. A to B is shown. Is the force conservative? Is the force conservative? Conservative. अब कहानी क्या है? तीनों पाथ से वर्क डन तो सेम आ रहा है। अब यहां से यहाँ इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ये है, आप 3 रास्ते दे रखे हैं, तीनों से आंसर आपका 60 जूल आ रहा है। तो क्या ये कंजर्वेटिव है? क्या ये कंजर्वेटिव है? आप जितनी डेफिनेशन लिखवा रखी है, वर्क डन बाय ऑल पाथ शुड बी वर्क डन बाय ऑल पाथ, कोई से भी पाथ से लेके जाओ, आंसर सेम आना चाहिए वर्क डन का। तो उसके हिसाब से बोलोगे 60 जूल, हाँ सही आ रहा है, तीनों में सही बराबर आ रहा है, तो कंजर्वेटिव होना चाहिए। लेकिन ए से बी जाने के हम इसको ऐसे देखते हैं, 3 पाथ दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब यही नहीं कि 3 ही पाथ पॉसिबल हैं ए से बी जाने के। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आप इनफाइनाइट वेज हैं, आपके इनफाइनाइट पाथ्स हैं जिनसे आप जा सकते हो। 3 पाथ दिखा रखे हैं, तीनों से वर्क डन बराबर है, तो मे बी कंजर्वेटिव, कोई डेफिनेट नहीं है। ठीक है ना, मे बी कंजर्वेटिव सिंस देयर आर इनफाइनाइट पाथ, since there are infinite paths from, there can be infinite paths from A to B, hence force may be conservative और मे बी नॉन कंजर्वेटिव, कुछ भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हो, ट्विस्ट कैसे करते हो? अगर इसमें वर्क डन उल्टा दिखा देते हो, इसमें ऐसे में 60 जूल दिखा रहे हो, माइनस 60 जूल, सेम क्वेश्चन है। अगर ऐसे में माइनस का 60 जूल दिखा रहे हो, तो ऐसे में जाने में प्लस का 60 जूल दिखा देना। ठीक है, सेम ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो बात एक ही आ जाएगी। तो इसमें प्लस का रखना। अब अगला क्या है इसमें? अगले में यही कर रखा है, ये कर रखा है, ये आपका ये करके ये गया और ये रास्ते से गया। यहां से 60 है, यहां से भी 60 है, लेकिन यहां से 50 है। इसमें तो कंफर्म्ड है कि नॉन कंजर्वेटिव होगा, कंफर्म्ड है नॉन कंजर्वेटिव होगा ही होगा। भाई एक रास्ते में भी अगर अलग आ गया तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव ही बनेगा। ठीक है ना? अरे आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, फटाफट लिखो उसको, फटाफट, बिल्कुल बकवास चीज है। हो गया?
लिख लिया? हाँ सर। ठीक है ना? ठीक है, चलो। है, शीट में भी है क्वेश्चन, और इतना ज्यादा कोई वो नहीं है। अब यहां से चालू होता है आपका। इसको पहला क्वेश्चन लिख लेना, ऐसे करके लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है अभी इस उसका, फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्स ऑन अ पार्टिकल, एक्स ऑन अ पार्टिकल। पहला चीज है, इज द फोर्स कंजर्वेटिव, इज द फोर्स कंजर्वेटिव। फाइंड, also find work done by F vector in displacing body, displacing particle from let's say 0,0 या फिर 1,1 लिख लेते हैं, 1,1 1,2 1,0 टू 2,2 ऐसे करके। अब इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो कंजर्वेटिव है कि नहीं है, आप तो वर्क डन निकालो। in order to verify if the given force is conservative or not, conservative or not, just find the work done. If find the work done, if work done can be found without the knowledge of path, it will be conservative. Or in other words, if the given function is integrable, if the given force is integrable, then without the knowledge of path, it is conservative. ये हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है, अगर आपको प्रूफ करना है कंजर्वेटिव है कि नहीं है, आप तो वर्क डन निकालो। ठीक है, आप तो वर्क डन निकाल लो। वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, याद है वेरिएबल फोर्स का क्या बना था? अगर याद आ रहा होगा तो एक्स डी एक्स बन जाएगा प्लस वाई डी वाई बन जाएगा। क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा? ये तो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये तो इंटीग्रेबल हो गया, इंटीग्रेट हो चुका है, तो ये कंजर्वेटिव हो जाएगा, कंजर्वेटिव। ठीक है,
बाकी बात रही वर्क डन निकालने की, तो वर्क डन निकालने की बात कैसे करोगे आप? वर्क डन जब निकालना ही है, ये तो फिलहाल तो हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ। तो वर्क डन में क्या करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया था, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आया था, एक्स में लिमिट चलेगी आपकी 1 से लेके 2 तक, वाई में लिमिट चल जाएगी 0 से लेके 2 तक। तब कांस्टेंट नहीं आता है, जब लिमिट लगाते तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है। तो बेसिकली अगर वो फंक्शन इंटीग्रेबल हो रहा है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मान लो ये ऐसा बन जाता, यहाँ y आ जाता, फंस गए थे, ये तो इंटीग्रेट हो जाता, ये इंटीग्रेट नहीं हो पाता। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दी होती कि जिस भी पाथ के अलॉन्ग आप इंटीग्रेट कर रहे हो, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इनफैक्ट कोई भी रिलेशन दे देता है, हर रिलेशन का कोई ना कोई ग्राफ बनता है। ग्राफ बनने का मतलब क्या हो गया, आपने रास्ता बता दिया भाई, इस रास्ते से जाओ, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो रिलेशन देने का मतलब क्या हो गया, x और y में रिलेशन देने का मतलब क्या हो गया, आपने उसकी ट्रेजेक्ट्री बता दी है, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री बता दी है। तो बिना इसकी मदद के ये इंटीग्रेट नहीं हो पाता। अब हो जाएगा इंटीग्रेट, x प्लस वन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन बिना इसके थोड़ा ना इंटीग्रेट कर पाते इसको। तो बिना इस नॉलेज के, बिना इस इंफॉर्मेशन के अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। और बिना इसके इंटीग्रेट हो जा रहा है, जैसे कि ये था अभी हो जा रहा है इंटीग्रेट, तो कंजर्वेटिव है। आई बात समझ में? जो पाथ इंडिपेंडेंट वाली बात है, वही उसी चीज को इसमें मैथमेटिकली अप्लाई ऐसे करते हो आप। इंटीग्रेट इंटीग्रेट हो जा रहा है, मैटर नहीं कर रहा भाई, कैसे भी लेके जाओ, सीधे इनिशियल पॉइंट है 1,0, 1,0 से 2,2 का इंटीग्रेशन हो रहा है, प्रॉपर वर्क डन निकल के आ रहा है। रास्ता थोड़ा ना बता रखा है यहाँ से यहाँ कैसे जाओ भाई। 1,0 कहाँ होगा, 1,0 यहाँ कहीं रहा होगा, 1,0, 2,2 यहाँ रहा होगा। अरे यार यहाँ से तो ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, कोई रास्ता थोड़ा ना बता रखा है। इनफाइनाइट तरीके होंगे, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, सब में वर्क डन सेम आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप तो सिंपल इंटीग्रेट कर लिया करो। यहाँ से कितना आ गया भाई, 1/2 बाहर ले लो, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 0, तो 3/2 प्लस 2, तो 3.5 जूल आ जाएगा। लिखो इसको, लिखो फटाफट।
देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई जे कैप, आपका ही सॉल्व एग्जांपल है। लिख लिया क्या ये वाला? हो गया। ठीक है, इधर का तो मिटा ही देता हूँ कम से कम। This along OC, OAC and OBC, ठीक है, ये दे रखा आपको, ये O है, ये A है, ये B है, ये 2,2 है, और वैसी बात है 2,0 है, 0,2 है, और एक ये रास्ता है। तो 3 रास्ते हैं आपका जाने के। देखो ऐसा सिनेरियो दे रखा है, तो पहले तो बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। देखो अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता तो मैं कोई भी एक रास्ते से करता और वही आंसर बाकी तीनों से भी आता, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता तो पहले देख लेते हैं भाई वर्क डन कितना हो गया। वर्क डन आपका x dx प्लस एक्स वाई डी वाई। अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये थोड़ा ना इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वाला इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, x को बाहर थोड़ा ना ले सकते हो। ये वाली चीज तो नॉन इंटीग्रेबल हो गई, नॉन इंटीग्रेबल, ठीक है ना। ये वाली चीज तो नॉन इंटीग्रेबल हो गई आपकी, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, इसके चक्कर में ये तो पहला पार्ट तो हो जाता है इंटीग्रेट, ये नॉन इंटीग्रेबल हो गई है। इसका मतलब ये हो गया है कि फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब आपको निकालना है हर एक रास्ते में कितना वर्क डन आएगा। अलोंग ओसी सबके थ्रू अलग अलग वर्क डन आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, समझ लेना इसको। आवाज आ रही है क्लियर? अरे आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपका इस साल का एडवांस में आ रखा है, इस साल के एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन आ रखा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था और अलग अलग पाथ से वर्क डन निकालने को कह रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है इस साल के एडवांस में। इस साल में था, पिछले साल था, इसी साल था शायद, इस साल ही था शायद, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, देखो मैं एक रास्ते से मैं करवाता हूं आपको। कौन से रास्ते से चलूं बताओ, इन तीनों में से कौन सा रास्ता अपनाऊं? ओसी, ओएसी, ओबीसी। मैं 2 से कराऊंगा, ओसी तो कराऊंगा ही। अब बताओ, चलो मैं ओबीसी से चल लेता हूं पहले तो। देखो वर्क डन ओबीसी में कितना हो जाएगा, इसको क्या मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ओबी प्लस ओसी, 2 अलग अलग रास्ते हैं।
ओ बी प्लस बी सी, ठीक है ना, ओ से बी, बी टू सी आपका। तो ये इनको दो अलग अलग रास्ते में डिवाइड कर सकता हूं। अब जब मैं ओ ए को देखता हूं, सॉरी ओ बी को देखता हूं, ओ बी में एक कहानी है। ओ बी में क्या है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 है, ऊपर से कांस्टेंट है लगातार पूरे रास्ते में y की वैल्यू 0 है, तो dy भी 0 आ जाएगा। वर्क डन तो इतना ही आने वाला है, तो वर्क डन ओबी में कितना हो जाएगा, ओबी में वर्क डन हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन प्लस x इंटू वाई भी 0 हो गया, 0 हो गया, क्या ही इंटीग्रेट करोगे फिर, x की वैल्यू चलेगी 0 से लेकर 2, बताओ। OB के लिए, O से B रास्ते के लिए x की वैल्यू 0 से 2 चलेगी, इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर 2 तक कर लो, 2 जूल आ गया, ठीक है। अब बी टू सी पाथ देखोगे, बीसी पाथ में देखोगे आप, इस केस में भी एक चीज फिक्स है, x की वैल्यू 2 है और कांस्टेंट है पूरे रास्ते में, x की वैल्यू 2 है और कांस्टेंट है पूरे रास्ते में, ठीक है। तो dx कितना हो जाएगा, यहाँ से dx की वैल्यू 0 आ जाएगी, dx की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब जब आप इसमें BC में वर्क डन निकालोगे तो x की जगह पर 2, dx हो गया 0, कोई कहानी बची नहीं, x की वैल्यू 2, y dy, ये x की वैल्यू यहाँ पर, ये देखो x की वैल्यू आ गई 2, और इसको बाहर निकाल सकता हूं मैं क्योंकि पूरे रास्ते में कांस्टेंट है, इस पूरे रास्ते में x की वैल्यू फिक्स हो गई है 2 के बराबर। तो पहला पार्ट तो 0 हुआ, इसका दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट कर लेता हूँ, y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक, y में चल रहा है ये, y में 0 से लेकर 2 तक, y में 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो इसमें पुट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो वर्क डन आपका ओ बी सी में आ जाएगा 2 प्लस 4 जूल, 6 जूल वर्क डन आ गया है। अच्छा, इसके सिमिलर आपका ओ ए सी हो जाएगा, ओ ए सी हो जाएगा। ओ सी में और बता देता हूँ, ओ सी को तो 2 में ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, ओ सी तो सिंगल उसमें काम हो जाएगा। ओ सी में एक रिलेशन है, क्या इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो, हाँ इस लाइन सर, पाई और क्या फॉलो करेगा, y इज इक्वल टू x। ओसी में क्या है, y की वैल्यू x के बराबर चल रही कि नहीं चल रही है, तो वर्क डन आराम से आ जाएगा फिर तो। ओसी के लिए ये कहानी वैलिड है, इस रास्ते की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इस रास्ते की इक्वेशन थी, इस रास्ते की इक्वेशन थी y इक्वल टू 0, इस रास्ते की इक्वेशन थी x इक्वल टू 2। अगर स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ ली है, मैंने भी पढ़ा रखी है वैसे तो खैर, तो ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर से x dx करोगे, x में भी 0 से 2 चल रहे हो, प्लस यहाँ पर करोगे तो आप क्या करो, x की जगह पर y सब्स्टिट्यूट कर लो, y स्क्वायर dy बन जाएगा, फिर से 0 से लेकर 2 तक हो जाएगा इंटीग्रेट। ये कितना आंसर दे देगा आपको, दे देगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2 प्लस वाई क्यूब बाय 3, 0 से 2, यहां तो आ जाएगा आपका 2 प्लस 8 बाय 3, 3 दूनी 6, 14 बाय 3 जूल, ये आ गया। अब देखो दोनों रास्ते से अलग अलग वर्क डन आ रहा है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता दोनों से सेम आता, ठीक है, तो पहले ही ये नॉन कंजर्वेटिव हो चुका है, तो रास्तों से देखो, दो रास्तों से एक जैसा आ भी सकता है। हाँ, इस अभी बताया था ना वो पहला, सबसे पहला क्वेश्चन, इससे पहले का भी पहला जो शुरू में किया था हमने, दो रास्ते नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो भी पॉसिबिलिटी है दो रास्तों से आंसर सेम आए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे वर्क डन कुछ अलग आएगा, ठीक है। दो रास्तों से सेम आने का ये मतलब नहीं होता कि कंजर्वेटिव हो जाएगा। लिख लो और ओएसी खुद से कर लो, ओएसी खुद से कर लो, ये सेकंड क्वेश्चन है, हो जाएगा तो बता देना मेरे को। इस साल आईआईटी में आ रखा है, एडवांस में आ रखा है क्वेश्चन ऐसा ही। हेलो सर। सर वर्क डन तो
डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है ना, तो पाथ पाथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो वर्क डन भी सेम होगा। अरे जीनियस इंसान, वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स था। वेरिएबल फोर्स में एफ फोर्स वेरी कर रहा है तो एफ डॉट डी आर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट बदल, हर पॉइंट पर फोर्स वेरी कर रहा होता है तो फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हो, डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो। तो ये सब वही तो कर रखा है एफ डॉट डी आर। यार कॉपी रिवाइज करो तुम। कांस्टेंट फोर्स नहीं है, या आपका ग्रेविटी का फोर्स नहीं चल रहा है कांस्टेंट फोर्स, ये आपका नॉर्मल, कुछ केसेस में जो नॉर्मल कांस्टेंट आता है वो नहीं चल रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स वाले क्वेश्चन कराए थे आपको। पाथ पर कैसे डिपेंड होगा भाई? पाथ पर क्यों नहीं होगा डिपेंडेंट? तभी तो क्लासिफिकेशन करा रखा है कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव इसके अपोजिट हो जाते हैं, जो पाथ पर डिपेंड करेंगे। जितने भी नेचर में फोर्सेस होते हैं, जनरली नेचुरल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो गया आपका, ये सब तो आपके जनरली कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, अब कोई ऐसा फोर्स बना देगा, कोई क्वेश्चन बना सकता है भाई, अपना फोर्स बना दिया उसने, ऐसे वेरी कर रहा है, फंक्शन बना देगा। ग्रेविटी का भी तो आप कांस्टेंट मानते हो mg, एक्चुअल में कांस्टेंट थोड़ा ना होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के हिसाब से चल रहा होता है। वो तो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कांस्टेंट मान लेते हो। रियल लाइफ से रिलेट तो करना सीखो, लेकिन उसी पर अटक मत जाओ। फ्रिक्शन दिखता है, कोई आता है, ठीक है, अब कुछ मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है मैकेनिक्स में, पकड़ो उसको भी। ठीक है, क्या होता है कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आती है? जो दिख रहा है वो तो सही है। अब वर्क डन बोला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये 9th क्लास की डेफिनेशन है, उसके हम तो काफी आगे आ चुके हैं। आप लेक्चर तो देखना, सारे कॉपी खोल के देखना एक बार, आज कितना 6वां लेक्चर हो रहा है, तो देखो ना, रास्ते में हम तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं उसमें। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन है, क्या आपको लगता है कि मैं एक बार ऐसे लेके जाता हूँ इधर से इधर ग्राउंड में, और एक बार एक वो रखा हुआ है, क्या मान लो कुछ स्पेरिकल बॉडी रखी हुई है, ऐसे करके डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर से लेके जाता हूँ, तो दोनों केस में फ्रिक्शन का वर्क डन बराबर आएगा क्या? या फिर ये बोल दो ए टू बी जा रहा हूं मैं, ये है, ये ग्राउंड का ही पॉइंट है, ग्राउंड में ही रास्ता है, ये ए से बी जा रहा हूँ, ये घूम के यहाँ आया, दूसरा रास्ता ये था, तो दोनों में फ्रिक्शन का वर्क डन, एक ब्लॉक को स्लाइड करवाते लेके जा रहा हूं मैं, तो दोनों केस में ए टू बी जाने के दो रास्ते हैं, दो रास्ते मैंने दिखा रखे हैं, क्या दोनों में वर्क डन सेम आएगा क्या फ्रिक्शन का? नहीं सर। पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस अलग अलग आएगा ना, पाथ डिपेंडेंस। अब ऐसा होता तो यार फिर दुनिया में तो एनर्जी बची रह जाती, एनर्जी कभी डिसिपेट ही नहीं होती, फ्रिक्शन
इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं उससे हम, कि भैया ये ट्रेन में हम इतनी मेहनत करते हैं कि एनर्जी बहुत लॉस होती है फ्रिक्शन के कारण। जो टायर आपके रेल्स में घूमते हैं उसके कारण बहुत एनर्जी लूज होती है। तो अब तो नॉन कॉन्सेप्ट क्या आ रहा था कि भाई कांटेक्ट ही हटा दो। ठीक है, कांटेक्ट हटाने का वहां एडी करंट के वहां पर बात ये होती है मैग्नेटिज्म के थ्रू कांटेक्ट हटा ही दो, तो कांटेक्ट हट जाएगा फिर फ्रिक्शन की बातें रहेंगी नहीं। तो उसके उस पर बातें चल रही होती हैं, तो ये सिनेरियो हो जाता है। तो इसलिए होता है फोर्स का वर्क डन पाथ में डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। हाँ भाई, ओएसी हो गया क्या? अरे तुम्हारा अगला लेक्चर कब है? हमारा अगला लेक्चर 6:30 को है। अरे अगला मतलब फिजिक्स का अगला कब है यार? फ्राइडे। फ्राइडे है ना, मतलब कल तो नहीं है, ठीक है। वर्क डन ऐसे निकालते हैं, ये कहानी हो गई, ठीक है ना। ये तो बाय डेफिनेशन है एफ डॉट डी आर की। अरे आया कि नहीं आया? 2 जूल कर लोगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, जैसे आपने ओबीसी कर रखा है वैसे ही कर लेना। और बाकी ज्यादा दिक्कत आएगी तो सॉल्यूशन आपके उसमें है ही, शीट में है, शीट का ही सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपका मैं अगले पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी अपने कैटेगरी का इकलौता क्वेश्चन है। फोर्स इस बार दे रखा है हमने, देखो सबसे पहले क्या बनाया था, सबसे पहले फोर्स बनाया था एक्स आई कैप वाई जे कैप इंटीग्रेट हो गया, फिर एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप बना दिया। ऐसे करके तो हम बहुत सारे फंक्शन बना देंगे, कोई लिमिट थोड़ना है। अब इस बार जैसे कि हमने बना दिया, फोर्स दे रखा है आपको, फोर्स दे दिया है, इस बार फोर्स दे दिया है आपका वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। तो बताना है कंजर्वेटिव और नॉट, कंजर्वेटिव और नॉट, also find work done, also find work done along OA, सॉरी क्या था, OC, OC के along OAC and OBC। अब ये भी अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, क्या करोगे, वर्क डन निकालो, वर्क डन करोगे तो वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन। अब फंस गए, अब आप फंस गए कि भाई ये तो इंटीग्रेट होने से रहा, ये तो इंटीग्रेट होने से रहा भाई, यहां पर एक्स होता यहां वाई होता तो हो जाता। अब इसको जो मैं बता रहा हूं, ये चीज की बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, कम से कम इसी क्वेश्चन को दिमाग पर रखना, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे टाइप के फंक्शन आपको मैथमेटिक्स में काफी देखने को मिलेंगे अगले साल, तो अगले साल आपका ज्यादा अच्छी कमांड आ जाएगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ये आपका दिमाग में। देखो क्या है, अच्छा अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ z इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या आप dz निकाल सकते हो उसका, dz इज इक्वल टू, कोई तो बताओ फटाफट बताओ, dz इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स वाई है तो
अब डिफरेंशिएट करो इसको। एक्स dz इज इक्वल टू अरे यार, हाँ विष्णु बताओ कैसे करते हैं इसको डिफरेंशिएट। सर एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। dy, अरे dz ही तो लिख रखा है यहाँ पर, प्लस y dx। ठीक है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यार, सब भूल जाओ, करा रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखना जरा डिफरेंशिएशन के लास्ट में, इससे भी अच्छे करा रखे हैं। तो ये सिनेरियो है। अच्छा उल्टा देखो डिफरेंशिएशन, अब मैं अगर इंटीग्रेट मारूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये डिफरेंशिएशन ऑफ जेड है, जेड मतलब अब राइट हैंड साइड, इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, क्या इसका इंटीग्रेशन जेड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। dz जब इतना बनना है, इसी को जब इंटीग्रेट करूंगा तो जेड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी जेड कितना था एक्स वाई, उल्टा वापस देख लो। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या इसको मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कि भाई एक्स वाई को डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बनता है। इम्प्लिसिट फंक्शन रिवाइज करना, लास्ट में डिफरेंशिएशन के लास्ट में दे रखा है कैसे करते हैं, किसी जनरल किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर हो जाता है, जैसे कि आपका dx का इंटीग्रेशन x बना देते हो आप, तो सेम कहानी है, dz का d, इसका इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा एक्स वाई, लिमिट जहां से जहां तक चलनी है, या फिर एक्स वाई प्लस सी बोल दो, ये आ जाएगा। तो ये वाला फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है नेचर में, कहने का मतलब है इस टाइप का भी क्वेश्चन दिखता है। अब आपके दिमाग में सपना कैसे आएगा, ये सपना आएगा जब 12th में डिफरेंशिएशन में अच्छी कमांड आ जाएगी। ठीक है, जब 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो आपने जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो जितना हमें यूज होता है उससे थोड़ा ज्यादा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये सब बातें आती हैं, इस टाइप के फंक्शन आप देख के पकड़, तब देख के आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा। तो वर्क डन निकालना है अलग अलग रास्तों से, तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा एक्स वाई सीधे सीधे लिमिट लगा लो, कोई भी रास्ते से लेके जाओ, एज लॉन्ग एज 0,0 से आप 2,2 पर जा रहे थे, आंसर सेम आएगा सारे रास्तों से। या तो आप सीधे ये कर लो, कितना हो जाएगा, अपर लिमिट 2 × 2 माइनस लोअर लिमिट 0 × 0, 4 जूल आएगा वर्क डन। या फिर ब्रेक कर करके ले जाओ, ओएसी ओबीसी सब में देखना आंसर 4 जूल आएगा। फिर से सॉल्व एग्जांपल है, ट्राई करना, सॉल्व एग्जांपल है, ट्राई करना। तो समझ लेना कि ऐसा अगर फंक्शन आता है y dx प्लस x dy बनता है, तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है। एक्स वाई जेड को मान लो मैंने एक्स वाई मान लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा dz, तो dz की वैल्यू आएगी x dy प्लस y dx। इसको अगर किसी थर्ड वेरिएबल में मान लो समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, तब ये नहीं आएगा, अलग बात है। तो डिफरेंशिएशन इस टाइप का भी होता है किसी थर्ड वेरिएबल में, मतलब 3 तो वेरिएबल हैं, चौथे वेरिएबल में। फिलहाल तो ये कहानी है। फ्राइडे है ना, हाँ भाई आज 4 बजे से आ ही जाना, उस दिन 4 बजे से आ जाना। तो लेक्चर लंबा लेते हैं, और संडे वाला भी थोड़ा लंबा लेते हैं लेक्चर, 8 से 10 नहीं यार, संडे को तो घर जाना है, 8 से 10 ही लेंगे संडे वाला, लेकिन 8 बजे आ जाना संडे को। थोड़ा लेट लेना। अबे तुम घर में बैठे हो, मैं यहाँ कहीं दूर रहता हूँ, फिर मैं संडे को घर जाना है, गाँव जाना है अपने। तो फिर शाम को 8 थोड़ा जल्दी हो रहा है। कौन कलाकार बोल रहा है? सर्वेश। अब तुम आए कितने हो अभी?
आधा घंटा हुआ है तुम्हें आए हुए। नहीं सर, मैं पहले से था। हाँ बीच में गायब भी तो थे। अबे गांव से क्या करो, गांव यहीं बगल में ही है, गांव कोई इतना कोई वो नहीं है। नैनीताल में बर्फ ही नहीं गिरी, नहीं तो मैं चल देता है बाइक लेके। मैं और एक दोस्त और पकड़ते बाइक लेके चल रहे थे, मतलब बर्फ ही नहीं गिर रही नैनीताल में। नैनीताल से हम लोग हैं 30-40 किलोमीटर दूर है। मेरे को लगा इस संडे गिर जाएगी, संडे का मेरा पूरा प्लान था, मैंने कहा चल लेंगे। अब अगले संडे तो घर होके आता हूँ, घर में नहीं गिरती, घर तो प्लेन्स वाले इलाके में ही है। हाँ, गांव का है। एक पुरानी मूवी आई थी तुम्हारे टाइम पर, याद है? काल करके आई थी एक, काल, बहुत पुरानी मूवी है। हाँ सर पता है। हाँ हाँ सर। वो हमारे गांव में शूटिंग हो रखी है उसकी। गांव से 2-3 किलोमीटर कॉर्बेट, जहाँ जिम कॉर्बेट है ना, उसके अराउंड ही है मेरा घर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सुना है नाम? हाँ सर। बाबा उसके अल्लाह, मैंने जंगली हाथी देख रखा है कितना, 15-20 मीटर की दूरी पे हमारे खेतों में आते थे ना। कॉर्बेट की बाउंड्री हमारे वहां से आधा किलोमीटर दूरी पे है। तो होते रहता है एनकाउंटर विद एलिफेंट, कभी टाइगर। टाइगर का तो कम होता है, हाथी से होते रहता था। हो गई बातें, ये समझ में आ गया। अब एक और लेक्चर बचा हुआ है, उसमें निपटा देंगे। अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लो। क्या बचा हुआ है आपका? रिलेशन बिटवीन ये, हाँ इक्विलिब्रियम वाला बचा हुआ है बस। आप कौन कौन सा सेक्शन कर सकते हो मैं बता देता हूँ आपको। चलो मैं अभी बता दूंगा। और कुछ वो 3-4 क्वेश्चन भेजे थे लास्ट टाइम करने के लिए, किए वो क्वेश्चन? अरे बन गए थे वो, तिवाड़ी जी ने आंसर भी भेज दिए थे। अरे किए कि नहीं किए वो क्वेश्चन? नहीं किए सर। तो ये सर। वो भेजने हैं दोबारा वैसे टाइप के, कि बस अपने चलते जाना है तुम्हें? भेज दो सर, 4 करने में कितना टाइम है? ठीक है, तो ठीक है 4-5 भेज देता हूँ। 4-5 का 10 भेज देता हूँ, अगले लेक्चर तक कर लेना। अगले नहीं तो उसके अगले लेक्चर तक, मतलब ये है मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस भेज देता हूँ तुम्हें। ठीक है, अपना कलेक्शन कर लेना उनको। अभी लगातार भेज देता हूँ तुम्हारे लिए, रुको अभी भेजता हूँ मैं 20-25 क्वेश्चन भेजता हूँ। मोशन के सारे उठा के भेज देता हूँ जितना प्रीवियस ईयर में है, और न्यूटन लॉ का लगातार भेज देता हूँ, करते जाना उसको। ठीक है। या फिर ऐप में से ही बता दूं? ऐप में से बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? नहीं सर, आप भेजो सर। वो ज्यादा सही रहता है ना। हाँ आप भेजो। चलो ठीक है, चलो आज का इतना ही रखते हैं। ठीक है, जाओ तुम्हारी क्लास भी है। ओके सर, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय, चलो जाओ।